स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। हम इस समय एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्टोरी यानी कि इतिहास बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम अध्याय 5 राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में चर्चा करेंगे और इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमारे 6, 7, 8 का ज्योग्राफी का कंप्लीट वीडियो पड़ चुका है। यह वीडियो सीटेट जुलाई और अन्य प्रतियोगी परीक्षा जीके जीएस के लिए सफिशिएंट है। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में वीडियो को लाइक करते चलें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन है। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उस जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासनों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने? तो प्राचीन समय की बात है और प्रसंग भी प्राचीन समय का है। कुछ लोग शासक कैसे बने? तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि पहले शासक या राजा कैसे प्रतिष्ठित होते थे? तो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह एक विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। तो राजा का जो विशेष आसन होता था वह बाघ की खाल का बना होता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। तो युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था? तो राजा का सारथी होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। तो उपहार लाने का काम कौन करते थे? विष को क्या कहा गया? वैश्य। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो कौन अनुष्ठान में शामिल नहीं होता था? तो शूद्र।
इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले एक सूची बनाएं और पेशे के आधार पर वर्ण बनाएं। और वर्ण के बारे में जानते हैं। वर्ण, उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ये वर्ण थे। ब्राह्मणों का काम वेद का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार था, जबकि शूद्र का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। चलिए जनपद के बारे में समझते हैं। जनपद महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जन के राजा न होकर अब जनपद के राजा हो गए। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ ध्यान रखिएगा, जन के बसने की जगह को जनपद कहते थे। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में पृष्ठ 45 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियां तथा अन्य जानवरों का पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। चलिए आगे चलते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। कि बर्तन किस चीज क्या बनाते थे? तो मिट्टी के बनाते थे, मिट्टी के। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। धूसर और रंग कैसा होता था? लाल रंग का। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। तो बर्तन कैसे हैं? सरल रेखा और ज्यामितीय आकृति के। अब चलते हैं महाजनपद। जनपद के बाद अब महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किले बंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंचे दीवारें बनाई गई थी। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण जो है जनपद, महाजनपद और नगर है। ये देखिए, ये 16 महाजनपद का नाम सुने होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। तो किलों का निर्माण क्यों किया गया? तो बाहरी आक्रमण के रक्षा से। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह के विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। ये देखिए, इस पर उस समय की ईंटें हैं, देख रहे हैं आप। देखिए, अब राजा सेना रखने लगे थे। इसके बाद अब राजा क्या करने लगे? सेना भी रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पर चित्रित के रूप में होता था। सिक्के क्या होते थे? आहत सिक्के। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न है? 2 अंतर बताना है, ये प्रश्न है। अब कर
कर के बारे में। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों को भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो कर किस पे लगाए जाते थे, ये देखिए। फसलों पर लगाए गए कर फसल पर लगाए जाते थे, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कारीगर के ऊपर लगाए जाते थे, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालक को जानवर और उनके उत्पाद पर भी कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, जबकि आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो आखेटक और संग्राहक जंगल से प्राप्त क्या देते थे, वस्तु देते थे, जबकि ये व्यापारी, पशुपालक, कारीगर और फसलों पर कर लिया जाता था। अब जो है कृषि में परिवर्तन, तो इस चैप्टर को हम कल कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए छोटा छोटा ही चल रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।